नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हमने यहाँ पर अपने जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 16 जो हमारा था वन के मार्ग में कंप्लीट कर लिया था। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज भी किया, साथ में अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू भी किया और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने वहां पर डिस्कस कर लिए। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका का पाठ 17 जिसका नाम है सांस सांस में बांस। देखिए यहाँ पर बांस से सभी आप परिचित होंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, जो बांस के पेड़ होते हैं वो काफी ज्यादा लंबे होते हैं और इस तरह के होते हैं। आप सभी ने देखे भी होंगे बांस के पेड़। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है सांस सांस में बांस। तो यानी कि बांस की उपयोगिता बताई गई है कि कितना ज्यादा उपयोगी है, कितना ज्यादा जरूरी है, किन किन चीजों में यूज किया जाता है, किन किन चीजों में इसका उपयोग किया जाता है, कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। यानी कि हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर हमारे जीवन के अंत तक बांस जो है हमारे जीवन से जुड़ा रहता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम लिखा गया है सांस सांस में बांस। यानी कि जीवन जब शुरू होता है तब से लेकर जब इंसान की मृत्यु होती है तब तक जो है बांस इंसान से जुड़ा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको आज सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी नई बांस के बारे में। तो देखिए जब इतना ज्यादा उपयोगी है हमारे जीवन में बांस, तो उसके महत्व को समझना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी कि आगे जब आप बड़े होंगे तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में भी आएंगी इस से जुड़ी हुई, तो आप उनके महत्व को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा पाठ है वो शुरू हो रहा है। लेखक ने यहाँ पर एक कहानी एक तरह से एक बात को याद करते हुए बताया है। क्या कह रहे हैं देखिए, एक जादूगर थे, चंगकी चंगल नबा। चंगकी चंगल नबा नाम देखिए, जादूगर जो थे उनका नाम था चंगकी चंगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। वो जादूगर थे तो जादूगरों का तो काम ही होता है करतब दिखाना। यानी कि वो बहुत अलग अलग तरह के, बहुत अच्छे अच्छे तरह के करतब जो है लोगों को दिखाते हैं, जिससे कि लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं, लोगों का मनोरंजन होता है। तो उन्होंने बहुत अपने जीवन में बहुत बड़े जादूगर थे, तो उन्होंने लोगों को बहुत सारे करतब दिखाए अपने जीवन में। जब मरने को हुए, अब देखिए वृद्ध हो चुके थे और जब मरने को हुए, जब उनकी मृत्यु आई, तो उन्होंने लोगों से क्या कहा, लोगों से उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा देखिए, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र को खोदकर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। क्योंकि जादूगर तो वो थे ही, जादूगर तो वो थे ही। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि जब वो मर रहे थे, यानी कि उन्होंने कहा जब मरने को हुए, यानी कि जब उनकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक थी, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे दफनाओगे, क्योंकि मृत्यु नजदीक है तो जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि जब मुझे दफनाओगे तो मरने के छठे दिन, यानी कि दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र को फिर से खोदना, और जब मेरी कब्र को खोदोगे तो कुछ नया सा पाओगे। यानी कि तुम्हें मेरी कब्र में कुछ नया मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा। अब कहा जाता है, तो लेखक कहते हैं कि कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई। जब उनकी मौत हुई और उन्हें दफनाया गया, तो दफनाने के छठे दिन उनकी कब्र को जब खोदा गया, उनकी जब कब्र को खोदा गया, तो उसमें से
बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन निकले, यानी कि जब उन्होंने उनकी कब्र को खोदा तो वो एक जादूगर थे, और देखिए कब्र को केवल छठे दिन खोलने के बाद ही उसमें से बांस की टोकरियों के बहुत सारे डिजाइन निकले। लोगों ने उन्हें देखा और पहले तो उनकी नकल की और फिर उनसे और नए नए डिजाइन बनाए। यानी कि पहले लोगों ने उस बांस की टोकरियों को देखा और फिर उसके बाद उनकी बहुत नकल की, यानी कि उनसे बिल्कुल उन्हीं की तरह बहुत सारे अलग अलग और भी चीजें बनाई, और उसके बाद अलग अलग डिजाइन उन्होंने खुद क्रिएट किए लोगों ने। तो इस तरह से भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुताय में होता है। बांस जो है वो भारत के विभिन्न हिस्सों में आप देखेंगे, कहीं पर भी आपको दिखेगा बांस का जो पेड़ है आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं। और ये भारत के बहुत अलग अलग राज्यों में, यानी कि विभिन्न राज्यों में बहुताय में मिलता है, बहुत ज्यादा होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों, जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, वहां के जो 7 राज्य हैं, ठीक है, जो एक तरह से नॉर्थ इंडिया जो है, ठीक है, वहां के जितने भी 7 राज्य हैं वहां बांस बहुत उगता है। इसीलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। देखिए जिस जगह पर जिस चीज की पैदावार ज्यादा होगी, जिस चीज की अच्छी फसल होगी, तो वहां पर उस चीज का चलन भी वैसा ही होगा। कहते हैं ना कि किस जगह पर क्या प्रसिद्ध है, तो अलग अलग जगहों की अलग अलग चीजें प्रसिद्ध होती है। तो उसी तरह से जो आपका उत्तर पूर्वी हमारा भारत है, यहाँ पर बांस से बनी हुई जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत अधिक मात्रा में वो वहां पर मिलती हैं। और देखिए सबसे मेन जो बात है कि आप देखिए चीजें जो वहां पर ज्यादा होती हैं तो वहां के लोगों का भरण पोषण, वहां के लोग फिर उसका ज्यादा ज्यादा मात्रा में उसको उगाते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है, यानी कि वहां पर जितने भी समुदाय हैं उनके भरण पोषण में, क्योंकि वो लोग इनसे चीजें बनाते हैं, बहुत सारे अलग अलग आइटम्स बनाते हैं। देखिए बांस से अभी क्या क्या बनेगा आगे आप देखेंगे। एक आपके लिए सरप्राइज है कि बांस से इतनी सारी चीजें भी बन सकती हैं। तो इसीलिए आप आगे इसको पढ़ेंगे तो वो कैसे उन सब चीजों को बनाकर अपना भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो देखिए हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया, नागालैंड, जो नागालैंड है वहां पर सबसे ज्यादा बांस उगता है, बांस की खेती एक तरह से की जाती है। तो वहां जो नागालैंड के जितने भी निवासी हैं उन लोगों में बांस से बनी हुई चीजें बनाने का चलन बहुत ही ज्यादा है, यानी कि वहां पर बांस से चीजें बनाने का प्रचलन खूब है। अब क्या करते हैं इंसान, सबसे पहले तो इंसान जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, जब इंसान ने हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, देखिए जब इंसान को एक तरह से थोड़ा थोड़ा चीजों का ज्ञान होने लगा तो शुरुआत में उसने हाथ से ही अलग अलग तरह की चीजें बनाना उसने शुरू किया। तो बांस की चीजें तभी से बन रही है, यानी कि शुरुआत में जब लोगों ने आपने देखा होगा बाजार में भी बिकती है, बांस की टोकरियां बिकती है। और आप देख सकते हैं आजकल तो सोफा सेट, पूरा बांस से बना हुआ सोफा सेट आप देख सकते हैं, जो देखने में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, बहुत कंफर्टेबल होता है और बहुत ज्यादा मजबूत भी होता है। तो हर तरह की चीजें बांस से बनाई जाने लगी उस टाइम से ही। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा कि अब आपको बांस से बना हुआ सोफा सेट भी मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा, स्टूल मिल जाएगा, चेयर मिल जाएगी, ठीक है ना।
तो जरूरत के हिसाब से चीजें चेंज होती गई और काफी सारे बदलाव इसमें आए और अभी भी वो बदलाव जारी है, यानी कि लोग अभी भी बहुत सारी चीजें बांस से बना रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ आगे होता है इसमें। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, यानी कि बांस की बुनाई, बांस के धागों को देखिए, बांस की जो पतली 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 रस्सियां होती है उनको इस तरह से बनाकर और फिर उनकी बुनाई की जाती है, यानी कि उनको आपस में फिर इस तरह से बुन दिया जाता है। तो बांस की बुनाई का ये जो काम है ये तब से चला आ रहा है जब से इंसान जो है भोजन इकट्ठा करता था। अपना भोजन इकट्ठा जब इंसान करता था तब से ये बांस की बुनाई का काम जो है चला आ रहा है, क्योंकि शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। बांस की टोकरी आपने देखी होगी, इस तरह से बनी होती है और वो पूरी इस तरह से बुनी हुई होती है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि वो बांस के छोटे 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 पतले आप देख सकते हैं जो एक तरह से धागे के रूप में उसको बना दिया जाता है और फिर उसको इस तरह से बुना जाता है। तो बांस से टोकरी, तो शुरुआत में शायद जो शुरुआत हुई होगी वो इसी तरह से हुई होगी, जो बांस से चीजें बनाने की, यानी कि तब से बांस से चीजें बनाई जाने लगी जब से इंसान ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया। और इस तरह से आपने देखा होगा गांव में बांस से बना हुआ इस तरह की भी टोकरी होती है जिसमें लोग जो है सामान लाद कर, अपनी पीठ पर सामान लाद कर लेकर जाते हैं। तो इस तरह का भी आपने देखा होगा, पहाड़ों में ज्यादातर इस तरह का होता है। उसको क्या करते हैं, पीठ पर ऐसे लाद कर लेकर जाते हैं। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी होगी। देखिए हर एक चीज का प्रमाण तो नहीं मिल पाता। जिस तरह से हम कहते हैं कि आदि मानव ने आग जलाना कैसे सीखा, उसने भुना हुआ मांस खाना कैसे सीखा, तो जब एक बार वो पत्थरों के औजार बनाने के लिए, पत्थर को नुकीला करने के लिए एक पत्थर से दूसरे पत्थर को घिस रहा था, बहुत जोर से उस पर चोट कर रहा था ताकि वो नुकीला हो जाए टूटकर, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि उसमें जोर की चिंगारी उठी और आसपास जो है जो सूखी घास थी, पत्ते थे, वो थोड़ा सा जल गए और ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे आग जलाना सीख लिया, यानी कि अब वो इसी तरह से आग जलाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो क्या पता उन्होंने ये डलिया नुमा संरचना बनाना, ये इस तरह से बांस की बुनाई करना भी उन्होंने शायद चिड़िया के घोंसले को देखकर सीखा होगा, क्योंकि चिड़िया भी, आप चिड़िया के घोंसले को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट है कि उसने इतने सुंदर तरीके से अपने घोंसले की बुनाई कर रखी होती है, इतने सुंदर तरीके से चीजों को एडजस्ट किया होता है उसमें। तो शायद इसी तरह से उन्हें भी ये तरकीब जो है पता चली होगी। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने बांस के साथ अपना रिश्ता भी आप लोगों को बताया है, बांस के साथ अपने रिश्ते को भी एक्सप्लेन किया है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर लेखक, एक बार देख लीजिए। बांस का यह झुरमुट, बांस का यह झुरमुट, झुरमुट क्यों कहा है, क्योंकि जब आप देखेंगे बांस का पेड़ जब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है तो एक तरह से उसमें पत्तियां जो है बिल्कुल इस तरह से लगी हुई होती है सब में, तो वो एक झुरमुट सा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है, यानी कि एक बांस का झुरमुट, एक बांस मुझे अमीर बना देता है। कैसे, देखिए, इससे मैं अपना घर बना सकता हूं, इससे बांस के बर्तन औजार का इस्तेमाल करता हूं, सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, क्या क्या उन्होंने बेनिफिट्स बताए हैं, क्या क्या उन्होंने बांस के उपयोग बताए हैं। वो कहते हैं केवल एक बांस से मैं अमीर बन सकता हूं, यानी कि मैं अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें उससे बना सकता हूं। जैसे उन्होंने कहा सबसे मेन कि मैं
अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और इस्तेमाल करने के लिए औजार बना सकता हूँ। सूखे हुए बांस से ईंधन बना सकता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस का अचार आपने सोचा भी नहीं होगा, बांस का अचार भी बनाया जाता है। ठीक है, बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। ठीक है, बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए ही पाई थी। यानी कि जो बांस की एक तरह से टोकरी बनाई जाती है दुल्हन को लाने के लिए, तो वो कहते हैं पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी से ही पाई थी। और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट तक ले जाया जाएगा। क्या कहते हैं कि अंत में मुझे बांस पर ही लिटाकर मरघट तक लेकर जाया जाएगा। तो यानी कि जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें बांस जो है हमारे जीवन में काम आता है, हमारे काम आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कहा गया है। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं, बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बल्कि बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। यानी कि आपने देखा होगा बांस की जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है, इस तरह की होती है, और उसमें बीच बीच में इस तरह से खपच्चियां बनी होती हैं, इस तरह से। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जो बांस है उससे केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बल्कि उसकी जो खपच्चियां हैं, अब देखिए इसको अगर बीच से काट दिया जाए और फिर इनको इस तरह के पीसेस कर दिए जाएं इसके, तो वो इस तरह की खपच्ची हो जाती है, एक खपच्ची की तरह वो हो जाती है। और वो क्या है कि बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो इस तरह का वो एक पीस बन जाता है। तो वो खपच्चियां बहुत काम आती हैं। ठीक है, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां। अब देखिए बांस से खपच्चियां और तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर्स, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी, इतनी सारी चीजें बनाई जाती हैं बांस से। देखिए कुछ चीजें मैंने यहाँ बताई, और कुछ चीजें देखिए यहाँ पर बांस की चटाइयां आपने देखी होंगी, और बांस से पर्दे जो लटकाए जाते हैं चटाइयों के, और बांस की टोपियां भी बनाई जाती हैं, बांस की टोकरियां भी बनाई जाती हैं, बांस के बर्तन भी बनाए जाते हैं, और बैलगाड़ी में भी बांस का प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर, जैसे मैंने कहा बांस का सोफा सेट या चेयर या टेबल या स्टूल या और भी बहुत सारी चीजें, और खास तौर पर सजावटी सामान तो बहुत ही ज्यादा बनाए जाते हैं। जाल बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों में जो है बांस हमारे काम आता है। अब देखिए यहाँ पर एक असम की एक मछली पकड़ने वाले जाले के बारे में बताया है कि असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह में रखा जाता है। कैसा होता है ये, अभी यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से देखिए, ये इस तरह का होता है कुछ, कि इसको जहां पर जो पानी का तालाब है या नदी है जहां पर लगता है कि यहाँ पर मछलियां आती है, तो इसको वहां पर छोड़ दिया जाता है, उस जगह पर रख दिया जाता है। और फिर क्या होता है, और या फिर एक तो इस तरह से रख दिया जाता है, या फिर यहाँ पर रस्सी बांधकर, ठीक है, रस्सी बांधकर धीरे धीरे पानी के अंदर चलते हुए उसे खींचा भी जा सकता है। तो क्या होता है कि जब वे एक तरह से बांस की खींचा जाता है, और बांस की खपच्चियों को, जो ये खपच्चियां होती हैं, यानी कि पीछे की तरफ से उसकी जो खपच्चियां होती है उसको कुछ इस तरह से बांधा जाता है। देखिए इस तरह का कुछ होता है चित्र, तो उसको इस तरह से उस पर बहुत सारी खपच्चियां जो है बंधी होती है, और यहां से उसका मुख जो है इस तरह से बांध दिया जाता है, और सारी मछलियां पानी से यहाँ से
एक तरह से प्रवेश करती है और इसको यहाँ पर से बांधा जाता है, और जब उसका यूज खत्म हो जाता है, यानी कि जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो फिर उसकी जो खपच्चियां होती हैं आगे की, वो खोल दी जाती हैं, और जो खपच्चियां खोल दी जाती है तो सारी मछलियां बाहर निकल आती है। तो इस तरह से शंकु का आकार वो ले लेता है नीचे से, और इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। इस तरह से गोल अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुंथी हुई होती है। इस तरह से फंसी होती है वो खपच्चियां आपस में, और उनको जानबूझकर फंसाया जाता है ताकि जब यहां से पानी अंदर जाएगा तो वो मछली यहां से बाहर ना निकल जाए। तो इस तरह से वो खपच्चियां फंसाई होती है, और फिर जब मछलियां सारी, देखिए तरह तरह, अब जब वो मछलियां अंदर घुस जाती है तो फिर उसे खींच लिया जाता है, पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, और उसको खोलकर मछलियां बाहर कर ली जाती है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां बनाई जाती हैं। जो खपच्चियां होती हैं बांस की, छिलकर जो उसकी खपच्चियां निकालते हैं, तो उससे तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। सुंदर कैप आपने देखी होगी, इस तरह की टोपियां बांस से बनाई जाती है। इस तरह से उसमें भी बांस को गूंथा जाता है, यानी कि आपस में इस तरह से जोड़कर उसको बनाया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह की कैप बनाई जाती है, हैट जिसको कहते हैं। बांस की इस तरह से टोपियां भी बनाई जाती है, तरह तरह की टोपियां बनाई जाती है। असम के चाय बागानों में, जब असम के चाय बागानों में आपको, जब आप देखेंगे असम के चाय बागानों में जो लोग होते हैं, या आप चित्र में देखेंगे, तो वहां पर क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं या वहां पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, चाय के बगीचे में जो महिलाएं या पुरुष जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी तरह की टोपियां वो पहनते हैं, यानी कि बांस से बनी हुई टोपियां आपको दिखाई देती हैं। और साथ ही उनकी पीठ पर टंगी हुई बांस की बड़ी सी टोकरी देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, यानी कि उस टोपी के साथ ही उनकी पीठ पर बांस की टोकरी भी होती है। ठीक है, उस टोकरी में वो चाय की पत्तियां इकट्ठी कर कर डालती रहती हैं। तो देखिए इस तरह से मछली पकड़ने वाला, जो मैंने आपको बताया था, ये मछली पकड़ने वाला है, और ये आपकी बहुत सारी अलग अलग तरह की टोकरियां यहाँ पर बनाई गई है। इस तरह की हैट भी बनाई जाती है, टोपी बनाई जाती है। तो बांस का उपयोग हमने यहाँ पर काफी कुछ देख लिया है अभी तक। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। जुलाई से अक्टूबर, जब जुलाई से अक्टूबर का महीना होता है, यानी कि बरसात का महीना होता है, जुलाई से अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर ये बरसात के दिन होते हैं। और जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है एक तरह से, तो यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त होता है, क्योंकि बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते, तो बहुत सारा खाली वक्त होता है। खेतों में भी बहुत सारा काम नहीं होता है ऐसे सीजन में, ऐसे जगह दिनों में, तो उनके पास घर पर बहुत सारा समय होता है। तो ऐसे वक्त पर आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का ये सही समय होता है, यानी कि जब लोगों को अपने घरों में, अपने खेतों में बहुत कम काम होता है, जब वो फ्री होते हैं, खाली समय होता है, तो उस समय पर वो अपने आसपास के जंगलों में जाते हैं बांस इकट्ठा करने के लिए। ये बिल्कुल सही समय होता है बांस इकट्ठा करने का। कब? जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का। ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, अभी देखिए लगभग हमारा ये चैप्टर, ये बुक हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है।
तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी हर एक बुक से, हर एक चैप्टर से आपके एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि आपने कितना चैप्टर को सीखा है, कितना समझा है, वो हम करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर से जुड़े हुए एक्स्ट्रा जो आपके प्रश्न है उनको करेंगे। तो इसीलिए आप जब भी चैप्टर को पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो जुलाई से अक्टूबर ये बहुत अच्छा समय होता है जंगलों के से बांस इकट्ठा करने का। आम तौर पर 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं और ऐसे में क्या करते हैं, जो चीजें बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, जो चीजें बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए जो बांस काटा जाता है वो आम तौर पर 1 से 3 साल तक का बांस ही काटा जाता है। यानी कि 1 से लेके जो 3 साल तक का बांस है उसे ही काटा जाता है, क्योंकि वो कच्चा होता है। क्योंकि अगर एक तरह से सख्त बांस को काटेंगे और उससे कोई चीज बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से सिलेंगे तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो इसलिए कच्चे बांस का यूज किया जाता है। बूढ़े बांस क्योंकि सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं, बांस की शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। जब बांस को काटा जाता है तो उससे उसकी टहनियां, छोटी छोटी टहनियां उस पर होती है, तो उन टहनियों को इस तरह से छीलकर पत्तियों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। और एक और क्वालिटी देखिए, क्वालिटी भी होती है, ऐसा नहीं कि हर कोई बांस जो है बहुत अच्छा है। तो ऐसी बांसों का चुनाव किया जाता है जिसमें गांठें, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बांस का वृक्ष होता है वो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, और उसमें क्या होता है, बीच बीच में इस तरह से गांठें होती हैं, इस तरह से। तो ऐसे बांस को चुना जाता है जिसमें जो गांठें हैं वो थोड़ा दूर दूर है, बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दाव यानी कि चौड़े चांद फाल वाले चाकू, जिसको दाव बोलते हैं, आसाम में दाव एक चाकू होता है। वो किस तरह का होता है, वो नीचे से उसमें लकड़ी का आपका हैंडल लगा होता है और ऊपर से वो इस तरह का चांद के शेप का, यानी कि बिल्कुल इस तरह का वो होता है और बहुत ही ज्यादा धारदार, बहुत ही ज्यादा तेज होता है और उससे उसको काटा जाता है, ठीक है। चाकू से इसे छीला जाता है और उसी से काटकर खपच्चियां तैयार की जाती है। बिल्कुल इस तरह से काट काट कर उसकी जो खपच्चियां हैं वो तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है, यानी कि जिस तरह का सामान बनाना है, जिस तरह की चीजें बनानी है, बिल्कुल खपच्चियों की लंबाई जो है कि कितनी उसकी लंबाई रखनी है वो पहले से ही तय कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है कि किस तरह से उसकी लंबाई को नापा जा रहा है, उसकी कटाई की जा रही है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज बनाने के लिए, अगर छोटा सा आसन बनाना है बांस का, अगर छोटा सा आसन बनाना है तो बांस के हरेक बांस को हरेक गठान से काट दिया जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए। अगर आसन बनाना है तो हर एक जो गांठ है, ठीक है, आसन अगर बनाना है तो हर एक गांठ को काटा जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा होती है, गांठों के बीच की चौड़ाई इतनी ज्यादा होती है। तो अगर आसन बनाना है तो गांठों से ही काटा जाता है। और अगर टोकरी बनानी है तो काफी लंबा बांस, यानी कि 3 से 4 गठानों वाला काफी लंबा जो है बांस काटा जाता है, खपच्चियां काटी जाती है। यानी कि कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि आपको बांस को किस जगह से काटना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की टोकरी बनानी है तो उसके लिए क्या करना होगा, लंबी लंबी खपच्चियां काटनी होंगी। और अगर इस तरह की कोई छोटी टोकरी बनानी है तो क्या करना होगा,
छोटी खपच्चियां काटनी होंगी। अगर आसन बनाना है तो उसके लिए और छोटी खपच्चियां काटनी होंगी। और अलग अलग तरह की चीजों के लिए, यानी कि बांस की जो कटाई होती है, खपच्चियों की जो कटाई होती है, वो क्या करते हैं, जो चीजें बनाई जाती है उनके हिसाब से उसको काटा जाता है। तो देखिए यहाँ पर काफी चीजें आप सीख रहे हैं बांस के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आम तौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। यानी कि एक खपच्ची की चौड़ाई 1 इंच, यानी कि बिल्कुल इतनी, एक खपच्ची की जो चौड़ाई होती है वो 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, चौड़ा खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। जो चौड़ी चौड़ी खपच्चियां होती हैं वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उनसे कुछ नहीं बनाया जा सकता, उनको मोड़ा नहीं जा सकता। बहुत अधिक एक तरह से आप देखते होंगे कि जब टोकरियां बनाई जाती हैं तो उनको काफी अच्छे से, आपने देखा हो कि बांस को उसमें कसा रहता है, ऊपर से भी उसको बहुत अच्छे से फोल्ड किया रहता है। आप हैट देखेंगे उसमें भी बहुत बारीक तरीके से काम किया जाता है। तो ज्यादा चौड़ी खपच्चियां जो है वो किसी काम की नहीं होती है, इसलिए मिनिमम आपका जो है 1 इंच उसकी चौड़ाई रखी जाती है। खपच्चियां जो चीरना उस्तादी का काम होता है। खपच्चियों को चीरना यानी कि इनको निकालना, खपच्चियों को निकालना बहुत बड़ी उस्तादी का काम होता है। यानी कि ये बहुत ही एक तरह से जो परफेक्शन इसके लिए काफी अच्छा चाहिए कि अगर आप परफेक्ट नहीं है तो आप परफेक्ट तरीके से उसको काट भी नहीं सकते हैं। और अगर उसकी कटिंग परफेक्ट तरीके से नहीं होगी, उसकी मोटाई, उसकी एक तरह से जो जो चौड़ाई है, या उसको किस चीज के लिए काटा जा रहा है उसके हिसाब से जो लंबाई है, वो सारी चीजें आपको परफेक्ट तरीके से देखनी होती है। खास तौर पर कितनी एक तरह से कितनी मोटाई में उसको काटना है, और दूसरा कितनी चौड़ाई में उसको काटना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें देखनी पड़ती है। तो ये बहुत ही बड़े उस्तादी का काम होता है, यानी कि एक्सपीरियंस का काम होता है। काफी ज्यादा अनुभव इसके लिए चाहिए होता है। एकदम से आप बहुत अच्छी खरपच्ची नहीं काट सकते शुरुआत में ही। तो देखिए काफी कुछ चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। इन्हें चीरकर पतली खरपच्चियां बनाई जाती है। पहले उनको एक तरह से खरपच्चियां अलग अलग काटी जाती है, फिर उन्हें चीरकर उनसे और भी पतली पतली काफी बारीक खरपच्चियां और काटी जाती है। और हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। तो देखिए मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि ये बहुत ही बड़ा उस्तादी का काम है, यानी कि एक्सपीरियंस वाला बंदा, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति ही से कर सकता है, जो काफी समय से इस काम को कर रहा हो या जिसने काफी अच्छे से इस काम को सीख लिया हो वो। क्योंकि हर एक खपच्ची की जो मोटाई होती है उसको सेम तरीके से बनाए रखना, उसकी चौड़ाई को सेम बनाए रखना, उसकी लेंथ को सेम बनाए रखना, ये सारी चीजें वहां पर बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है। और सबको समान बनाए रखना ये बहुत ही बड़ा उस्तादी का काम है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। देखिए हुनर तो जो भी कोई सा भी हो, अगर आपको किसी काम में परफेक्ट बनना है, ठीक है, आपको किसी काम में अगर परफेक्ट बनना है तो आपको उसके लिए बहुत सारा क्या करना होता है, मेहनत करनी होती है, काफी सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप देखिए कहा भी जाता है कि आपकी प्रैक्टिस ही आपको क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो कोई भी कला हो, कोई भी काम हो, इंसान उसमें तब तक परफेक्ट नहीं बन पाता जब तक वो बहुत सारी मेहनत उसके लिए नहीं करता, बहुत सारा रियाज उसके लिए नहीं करता, बहुत सारी प्रैक्टिस उसके लिए नहीं करता। अगर एक चित्रकार है, वो पहली या दूसरी बारी में ही परफेक्ट नहीं बन जाता, उसको बहुत सारी चित्रकारियां करनी होती है। एक गायक कलाकार है, एक एक्टर है, एक डांसर है, या एक लेखक है, तो सभी चीज में अगर आपको परफेक्शन लाना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस यानी कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो एक अच्छा खपच्ची को काटने के लिए, एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए
आपको बहुत सारी मेहनत करनी होती है। ये इस हुनर को पाने के लिए आपको काफी समय लग सकता है, यानी कि बहुत ही आसान नहीं है ये काम जो हम सोचते हैं। टोकरी बनाने के लिए खरपच्चियों को चिकना बनाना भी जरूरी है। अगर टोकरी बनानी है तो खरपच्चियों को चिकना भी बनाना पड़ेगा, यानी कि खुरदुरा नहीं रखा जाता उनको। तो यहाँ फिर दाव काम आता है, फिर से वहां पर दाव काम आता है, यानी कि दाव से उसको क्या किया जाता है, उस पर रगड़ लगाई जाती है, उसको रगड़ा जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, सॉफ्ट मुलायम हो जाता है। खरपच्चियां बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में, यानी कि इस हाथ पे खरपच्ची होती है और इस हाथ में आपका दाव होता है। तो इस तरह से उसको क्या किया जाता है, मुलायम बनाया जाता है, इस तरह से उसको घिसा जाता है और उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। तो देखिए अभी तक हमने इस चैप्टर में यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ ली है बांस के बारे में। तो अब मुझे लगता है इस पाठ का जो शीर्षक है सांस सांस में बांस, आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्यों चैप्टर का नाम सांस सांस में बांस लिखा है। क्योंकि मैंने अब यहाँ पर आपको हम मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक किस तरह बांस उपयोगी है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बांस का यूज किया जाता है, वो सारी चीजें लगभग हमने क्लियर कर ली है। तो पाठ अभी भी हमारा कंप्लीट यहाँ पर नहीं हुआ है, तो पाठ का जो शेष भाग है उसे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आप घर पर इस पाठ को एक बार रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।